Hello students, good morning. We are reading the chapter third, election and representative, main से चुनाव और प्रतिनिधि चुनाव. And now we will read about the election commission of India, main से भारत में चुनाव आयोग. हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्शन कमीशन why and when. और अगर बात करते हैं हम इसकी फॉर्मेशन की, इलेक्शन कमीशन की जो फॉर्मेशन की गई थी वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी और हमारे देश में जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 1952 में हुआ था. और उसके बाद है कि इलेक्शन कमीशन में होता क्या है, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. तो जो प्रेजेंट में अगर बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो उसमें मिस्टर सुनील अरोड़ा जो है वो आज हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. और अगर सबसे पहले चीफ कमिश्नर की बात करते हैं तो सबसे पहले चीफ कमिश्नर जो थे वो मिस्टर सुकुमार सेन. और अगर लेडी चीफ कमिश्नर की बात करते हैं सबसे पहले जो लेडी चीफ कमिश्नर थी वो थी वीएस रमादेवी. तो अब इसको बनाया क्यों गया था, क्या जरूरत पड़ी थी चीफ इलेक्शन कमीशन बनाने की? तो इसके लिए क्या था कि फॉर कंडक्टिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म इलेक्शन कमीशन. हमारे संविधान ने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन कर दी, एक इलेक्शन कमीशन की स्थापना कर दी. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 324 है वो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड दिया गया है. यानी कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं, कार्य हैं, वो सारे के सारे इसी में डिस्क्राइब किए गए हैं. उसके बाद है इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसने इसमें ये लिख दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, स्वतंत्र रखा जाएगा. और जब तक उसको स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती. उसके बाद है 1993 में जो इलेक्शन कमीशन था उसको प्लूरल बना दिया गया था. उससे पहले 1989 से पहले क्या होता था, इसको सिंगुलर माना जाता था. फिर वन चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी, ये पहले भी मैंने बता दिया है. जो आजकल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मिस्टर सुनील अरोड़ा हैं. तो एक भी चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसका भी इसमें एक पद जो है वो दिया गया है. उसके बाद ही अदर दो मेंबर्स आर नॉन कमिश्नर. चीफ कमीशन के अलावा दो मेंबर्स और भी हैं जिनको चीफ कमिश्नर के नाम से जाना जाता है. उसके बाद चीफ कमिश्नर जो होते हैं उनको चुनता कौन है, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वो अपनी मर्जी से उनको अपॉइंट नहीं कर सकता. उसके लिए जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं उनकी सलाह उन्होंने लेनी पड़ती है. उसके बाद है अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर और टिल 65 whichever is earlier. कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको चुना जाता है 6 साल के लिए, तो उसको चुना ही जाता है. लेकिन अगर उसका टाइम पीरियड आगे बढ़ता है तो उसका टाइम पीरियड आगे बढ़ाया जा सकता है और 65 इयर्स तक जो उसकी एज होती है वो डिसाइड की गई है कि 65 इयर्स तक भी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है. उसके बाद है कैन यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंडेड विद ए स्पेशल मेजॉरिटी. अब बात आती है कि भाई अगर अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है तो उसके पास इतनी अथॉरिटी भी होती है कि भाई वो उसको उसकी पोस्ट से हटा सकता है. लेकिन उसको भी वो अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता. उसके लिए भी पार्लियामेंट की जो मेजॉरिटी होती है वो
निश्चित की गई है कि भाई इतनी मेजॉरिटी के होने के बावजूद ही प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से उसकी पोस्ट से हटा सकता है। इसके बाद है मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के जो मेजर फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो क्या है? सबसे पहले प्रिपेयर एंड अप टू डेट वोटर लिस्ट। आपने देखा भी होगा इलेक्शन से पहले जो है वो वोटर लिस्ट जो है उसको तैयार किया जाता है, अप टू डेट किया जाता है कि जो भी वोटर्स हैं उनमें से डेथ कितनी हुई है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाना, और कितनी वोट जो है वो नई ऐड हुई है, कितने वोटर्स जो है वो नए ऐड हुए हैं, उसको अपडेट करना हमारे इलेक्शन कमीशन का कार्य है। उसके बाद है डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल। कहीं पर जहां पर भी इलेक्शन होना है उस एरिया के लिए इलेक्शन का जो टाइम है और शेड्यूल है वो पूरा का पूरा तैयार करना इलेक्शन कमीशन का काम है। उसके बाद है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, कि भाई जिस भी एरिया में इलेक्शन होना है वहां पर नोटिफिकेशन भी देना जरूरी है, तो वहां के लिए इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जो दिया जाता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद है डेट ऑफ दिस नॉमिनेशन कैंडिडेट फील्ड। जब इलेक्शन की पूरी तैयारी की जाती है तो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरवाया जाता है। और नॉमिनेशन फॉर्म ये नहीं होता कि भाई वो किसी भी दिन जाकर के भर देंगे और कभी तक भी भर सकते हैं, जैसे कल इलेक्शन है तो कल से पहले यानी कि आज तक वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरने की एक निश्चित यानी कि फिक्स डेट जो है वो कर दी जाती है कि भाई इस डेट तक, जैसे फॉर एग्जांपल जो इलेक्शन होना है 30 अगस्त को, और जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त जो है वो मानी जाती है। या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो लास्ट डेट कब की फिक्स करे। नेक्स्ट जो है लास्ट डेट फॉर फिलिंग, अब ये हो चुका है लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी जो होती है इसमें क्या होता है, जब भी नॉमिनेशन भरा जाता है नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद उसमें कुछ जो कमियां निकालने का काम होता है, किसी का कोई डॉक्यूमेंट कम रहता है, किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स कम रहते हैं, तो जिसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पाई जाती है तो उसके लिए स्क्रूटनी डेट जो है वो भी लास्ट डेट उसकी भी निश्चित की जाती है कि भाई इस डेट के तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा सकते हैं, अगर उनमें कुछ कमी पाई जाती है तो उसको पूरा किया जाए। तो एक लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी भी तैयार की जाती है। फिर है लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल। कोई भी नामांकन वापस लेना चाहता है तो नामांकन यानी चुनाव से हटना चाहता है तो वो उसके लिए भी लास्ट डेट जो होती है वो फिक्स की जाती है। उसके बाद है डेट ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग, कि इलेक्शन जिस दिन होना है उस दिन पोलिंग तो होगी ही और इस साल में काउंटिंग भी होनी है, तो जो भी पोलिंग डेट होगी और काउंटिंग डेट होगी वो भी हमारा इलेक्शन कमीशन ही फिक्स करता है। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कब आना है वो भी हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो निर्धारित करता है। आपने देखा भी होगा जैसे पोलिंग आज हुई है तो पोलिंग आज हुई है तो उसके रिजल्ट की जो डेट दी जाती है वो 1 वीक के बाद या 15 डेज के बाद इस तरह से जो है वो फिक्स की जाती है। वो हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है powers to take decision to ensure a free and fair poll। इलेक्शन कमीशन के पास ही एक पावर होती है कि वो फ्री एंड फेयर पोलिंग जो है वो करवाए, कि भाई कोई भी जबरदस्ती ना की जा सकती किसी भी वोटर के साथ। ये नहीं है कि भाई आप जबरदस्ती उसके फेवर में वोट डालेंगे या उसके फेवर में डालेंगे। वोटर्स जो है वो अपनी मर्जी से वोट करेंगे और ये सारी पावर जो है वो
ड्रॉबैक्स होती हैं इलेक्शन प्रोसेस के लिए वो कौन सी है और उसमें कुछ ही सुधार की जरूरत होती है, वो सुधार कौन कौन से हैं। सबसे पहले पोस्टपोन एंड कैंसल इलेक्शन, कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकता है और इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है, तो ये ड्रॉबैक्स मानी जाती है। उसके बाद है इंप्लीमेंट्स इन मोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, ये पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए जो इंप्लीमेंट्स मोड है, मोड ऑफ कंडक्ट है, वो ही माना जाता है। When order involved in a specific constituency and recount of the votes, इलेक्शन कमीशन जो है वो देखता है कि भाई किसी एरिया में इलेक्शन जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ है, वहां पर इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है, तो वहां पर वो रिकॉल के ऑर्डर देता है और वोट जो है वो दोबारा से भी काउंट करवा सकता है। कई बार क्या होता है कि जब इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि यहाँ पर काउंटिंग जो है वो सही ढंग से नहीं हुई है, तो इलेक्शन कमीशन जो है ऑर्डर देता है कि भाई वोट्स की जो काउंटिंग है वो दोबारा से की जाए, या फिर पोलिंग सही नहीं हुई है तो वहां पर दोबारा से पोलिंग करने के ऑर्डर इलेक्शन कमीशन जो है वो दे सकता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म्स, ये जो चुनावी सुधार हैं वो कौन कौन से करने चाहिए। तो सबसे पहले दिया गया है इलेक्शन मस्ट बी चेंज फ्रॉम एफपीटीपी टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एफपीटीपी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो एफपीटीपी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, और इस सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट इस सिस्टम में होता है जैसे ए बी डी, ये हमारे चार कैंडिडेट्स हैं, तो ये चारों कैंडिडेट्स जो हैं ए वाला जो कैंडिडेट है ये 30% वोट्स जो है वो लेकर के आता है, बी जो है ये 40% वोट जो है वो लेके आता है, और ये 10% वोट जो है वो लेके आता है, और ये 20% वोट लेकर आता है। तो एफपीटीपी जो सिस्टम है इसमें क्या होगा, जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आता है वही विनर होगा, यानी कि उसको उस कैंडिडेट को जीता हुआ माना जाएगा। और प्रोपोर्शनल जो सिस्टम था उसके बारे में हमने पढ़ा है, सपोज करो ए बी सी डी ये चार पार्टियां हैं, तो चारों पार्टी जो हैं वो वोट लेती हैं, ए जो है ये 50% वोट लेती है, बी जो है ये 10% ले पाती है, सी जो है ये 20% लेती है, और डी जो है ये 20% लेती है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स मान लीजिए 100 है, तो 100 सीट्स जो है उसमें से एक पार्टी जो है उसको 50% यानी 100 का 50% जो सीट का जो हिस्सा होगा वो इसको मिलेगा, 10% इसको मिलेगा, 20% इसको और 20% इसको। तो प्रोपोर्शनल सिस्टम ऐसा होता है। तो क्या कहता है कि इलेक्शन मस्ट बी चेंज फ्रॉम एफपीटीपी टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो एफपीटीपी जो सिस्टम है इसको चेंज कर दिया जाना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी। उसके बाद दिया गया है वुमेन शुड बी गिवन सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन, वुमेन जो है उसको भी सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वैसे आजकल तो दिया हुआ है, जो भी इलेक्शन होते हैं चाहे वो लोकल बॉडीज के ही क्यों ना हो, वहां पर भी जो लेडीज होती है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। पहले का जो टाइम था उस टाइम पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उसके लिए ये कहा गया है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो था वो दिया जाना चाहिए। फिर मनी एंड पावर शुड बी कंट्रोल्ड, ये सबसे बड़ी समस्या है इलेक्शन के टाइम की। जो भी गरीब आदमी है वो इलेक्शन लड़ने की सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता, क्योंकि इलेक्शन के लिए जो मनी है वो एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और मनी के बगैर कोई भी इलेक्शन जीता नहीं जा सकता। आज के लिए अगर सोच रखें
ना के बराबर है। इसमें क्या है कि जो मनी है वो हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा फिक्स तो कर दी जाती है कि भाई एमएलए के चुनाव के लिए इतनी जो इतने पैसे जो खर्च किए जा सकते हैं, एमपी के इलेक्शन के लिए इतने पैसे खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन सभी नियमों का उल्लंघन किया जाता है, सभी नियमों को मानने से मना कर दिया जाता है और पैसा जो है पावर जो है वो ज्यादा शो की जाती है इलेक्शन टाइम पर। और पैसे पर तो ऐसा मान लो कि भाई करोड़ों रुपया जो है वो खर्च किया जाता है। फिर है कास्ट एंड रिलीजियस फोर्सेस शुड नॉट बी अलाउड टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जो भी एरिया जिस भी कास्ट से या रिलीजन से रिलेटेड है, उसी रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड जो कैंडिडेट होगा वही विनर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि लोग यानी वोटर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को ना देख करके अपनी कास्ट और रिलीजन पर जाते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ए और बी दो कैंडिडेट हैं। ए जो है वो उस एरिया के कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड है, और बी जो है ये अदर कास्ट से है। तो यहाँ पर जो बी कास्ट है, बी वाले कैंडिडेट की जो कास्ट है उसकी 30% वोट है, और ए वाला का जो कैंडिडेट है उसकी 70% वोट्स हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी जो है, और ए जो कैंडिडेट है वो बी से ज्यादा क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, यानी कि बी कैंडिडेट जो है वो बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, गुड कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी जो वोटर्स हैं वो 70% इसी की कास्ट और रिलीजन से हैं, तो ये कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में विनर हो जाता है। और यही कारण है कि हमारी जो इलेक्शन पॉलिसी है वो काफी इन्फ्लुएंस होती है कास्ट और रिलीजन से। नेक्स्ट है क्रिमिनल्स शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। जो क्रिमिनल हैं उनको चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। और आजकल जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो मोस्टली इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और हमारे बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं उनमें से बहुत सारे क्रिमिनल प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, और क्रिमिनल्स में ने बहुत से क्रिमिनल्स ने इलेक्शन जो है वो जीता भी है। उसके बाद है फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी रेगुलेटेड। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या है, उन पार्टीज को जो भी उनकी फंक्शनिंग है उनको रेगुलेट किया जाना चाहिए, नियमित किया जाना चाहिए। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके मिसयूज को रोक देना चाहिए। आपने सुना होगा कई बार कि जो ईवीएम होती है, ईवीएम की चीटिंग जो है वो हर बार इलेक्शन में उठाई जाती है, और जो हारने वाली पार्टीज होती हैं वो तो इस मुद्दे को बहुत जल्दी उठा लेती है कि ईवीएम जो मशीन थी उनके साथ कुछ ना कुछ टेम्परिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है। और जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो हमारे जो इलेक्शन कमीशन जो है उस पर वो उसके मिसयूज पर प्रिवेंशन करनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। फिर है फोटो आइडेंटिटी कार्ड शुड बी कंपल्सरी। वैसे तो मोस्टली हर जगह पर ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कंपल्सरी कर दिया गया है, और हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसमें ये पॉइंट शामिल किया जाता है कि जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो हमारा वोट कार्ड होता है, वो भी कंपल्सरी कर दिया जाना चाहिए। तो ये था हमारा थर्ड लेसन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है।